भाइयों और बहनों, मेरा दिनेश महतो का नमस्कार। कल दूसरे चरण का जो मतदान है, आप कृपया उसको शांतिपूर्वक करें, अपने भाईचारे का प्रयोग करें, सबके साथ मिलजुल करके मतदान करें। मेरे साथियों, यह अधिकार, मत का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। इसी मत के अधिकार से हम लोग देश में सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं और बिहार में विकास के लिए काम करते हैं। यह मत का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार होता है। इस अधिकार के महत्व को हम लोगों को समझना होगा। जब तक हम लोग इस मत के अधिकार को गहराई से नहीं समझेंगे, तब तक इस देश में, इस राज्य में ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीतते आएंगे जिनकी कोई खास भागीदारी चुनाव जीतने के बाद नहीं होती है। लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति तो 2 बार से है, 1 बार से है, 3 बार से है और इसने कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी व्यक्ति जो उस काम को अच्छी ढंग से नहीं करने वाला है और आप उनको चुन देते हैं। अच्छे लोगों का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। जब तक आप अच्छे लोगों का सिलेक्शन नहीं करेंगे, अच्छा व्यक्ति नहीं आएगा, तब तक वो अच्छा काम कैसे करेगा? ये सोचने वाली बात है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा आचार वैसा विचार। अगर अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो अच्छा होगा, अगर उन लोगों की संगत में रहेंगे तो ऐसा ही होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये मीडिया के लोग यह बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं कि यह पार्टी जीत रही है, वह पार्टी जीत रही है, इसकी सरकार बन रही है, उसकी सरकार बन रही है। लोग इस बहकावे में आकर के जिन लोगों को वोट देना चाहते हैं वह उन लोगों को वोट नहीं दे पाते हैं और अन्य को दे देते हैं, क्योंकि यह तो हार रहा है, यह तो उसकी सरकार बन रही है। यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप यह न बताएं कि इसकी सरकार बन रही है, उसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार बन रही है। चुनाव के बाद तो खुद डिसीजन हो ही जाता है कि कौन जीत रहा है, कौन जीता, कौन हारा। लेकिन चुनाव के पहले ही कहा जाता है कि अब इस पार्टी की इतनी सीटें आएगी, इस पार्टी की इतनी सीटें आएगी। ये गलत है। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि दूसरे प्रदेशों से लोग आकर के चुनाव के समय में प्रचार करते हैं और कहते हैं कि यह आपकी समस्याएं हैं, वह आपकी समस्याएं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वह व्यक्ति क्या यहाँ का विधायक है, सांसद है, कुछ भी नहीं है यहाँ का। वह दूसरे राज्य का है और यहाँ की समस्याओं को क्या जानता है कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या बुनियादी ज़रूरतें हैं। वो बुनियादी ज़रूरतों को नहीं जानता है, क्षेत्रीय चीज़ों को नहीं समझता है और वह आकर के लंबी चौड़ी भाषण देता है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है देखने के लिए और इस प्रकार से वह लोग सोचते हैं कि इसकी सभा में इतनी भीड़ हुई, यह बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसको यह वोट देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारी जो समस्याएं हैं हम जानते हैं, हमारे यहाँ के लोकल लोग जानते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जानते हैं, यहाँ के जिला परिषद जानते हैं, यहाँ के जो भी व्यक्ति हैं, यहाँ के जो कार्यरत हैं, वह लोग जानते हैं कि यहाँ की उचित समस्याएं क्या हैं। हम लोगों को इन लोगों की बातों को समझ बूझ करके ही वोट करना चाहिए। अन्य किसी दूसरे प्रदेश से कोई आकर के आपको लाखों बातें भी कहे, आप उस बातों में न आए। आप सिर्फ यहाँ की जो आपकी जो समस्याएं हैं, यह समस्याओं जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा, जो आज भी जो शिक्षा का जो स्तर गिर गया है। प्राइमरी स्कूल में चला जाइए, ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। मिडिल स्कूल में चला जाइए, वहाँ भी पढ़ाई नहीं होती है। हाई स्कूल में चला जाइए, वहाँ भी पढ़ाई नहीं होती है। कॉलेज में चला जाइए, बच्चे एडमिशन कराते हैं और घर पर कोचिंग, ट्यूशन इत्यादि करके पढ़ते हैं। ये क्या शिक्षा का स्तर है? ये क्या इसी को शिक्षा कहते हैं? जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय टीचर लोग इतने जागरूक होकर के क्लास में जब वो हिंदी पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, भाव विभोर हो जाते थे। पता ही नहीं चलता था कि वो क्लास में पढ़ा रहे हैं कि कहाँ हैं। गुम हो जाते थे, इतने पढ़ाते पढ़ाते मग्न हो जाते थे। और आज बच्चे अगर ट्यूशन ना जाएं, कोचिंग ना करें, मोबाइल पर ना पढ़ें तो पास नहीं कर पाएंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इस प्रकार जो शिक्षा का जो स्तर जो गिरता जा रहा है, इसको उठाने की ज़रूरत है।
इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो शिक्षक जो बहाल हुए हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, और नहीं पढ़ा रहे हैं तो क्या इसका वजह है, क्या इसका कारण है। अगर बच्चे जो प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा लेते हैं, अगर वहाँ खाने पीने की वजह से अगर शिक्षा अच्छा से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हेडमास्टर मास्टर इन सारे लोग सारे चीज़ों को देखते हैं, अगर इस कारण से अगर वहाँ पर शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है तो इसमें बदलाव करना चाहिए। इसमें एक अलग से विभाग बना करके उनको यह देना चाहिए कि आप यह खाने पीने का व्यवस्था को संभालिए, मास्टर लोग सिर्फ पढ़ाएंगे। और मैं सरकार से एक और बात करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे मास्टरों से बातचीत की है, तो कहे हैं कि देखिए हम लोग की सरकार तो बहुत काम कराती है, वोटर लिस्ट बनवाती है, ये कराती है, वो कराती है, कभी यहाँ भेज देती है, कभी वहाँ भेज देती है। कभी मैसेज आता है कि आपको आज ही सारे चीज़ को सबमिट करना है, नहीं तो आपका अगले महीना का पेमेंट रुक जाएगा। इस तरह से मास्टर लोग कहते हैं, इसके डर से वो लोग काम करते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं तो खराब हो गई हैं ना। शिक्षक किस लिए बहाल किया गया है? पढ़ाने के लिए। शिक्षक की बहाली हुई है पढ़ाने के लिए ना, कि वोटर लिस्ट बनाने के लिए, कि सर्वे करने के लिए? अरे उसके लिए अलग से आमदनी को रखिए ना। जब जानते हैं कि बिहार की हमारी शिक्षा की स्थिति जो बहुत खराब होती जा रही है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप इतने रुपये पैसे इत्यादि जो आप खर्च कर रहे हैं, तो एक संतुलन बना करके खर्च कीजिए पैसे को, कि कहाँ जरूरी है उस पैसे को खर्च कीजिए। शिक्षा रोजगार यहाँ पर नहीं है। बैंकों में लोग जाते हैं, मुझे कहते हैं कि मुझे कुछ कर्ज चाहिए जो मुझे रोजी रोजगार करना है। बैंक आता है कि आपका सिबिल डाउन है, आपका सिबिल नहीं है। कोई व्यक्ति 5 साल पहले अगर कोई सामान खरीदा है, अगर किस्त जमा करने में अगर 15 दिन लेट कर दिया तो कहता है कि वो डिफॉल्टर हो गया है, वो तो जमा ही नहीं किया है, उसको तो लोन ही नहीं मिलेगा। अब बताइए वो कैसे वो रोजगार करेगा? 10 साल पहले अगर उसके साथ जो घटना घटी है, किसी कारणवश वो अपना पैसा नहीं जमा कर पाया, अब किसी कारणवश वो पैसा नहीं जमा कर पाया समय से, पैसा जमा किया है लेकिन लेट किया है, तो आप उसको डिफॉल्टर की श्रेणी में रख देते हैं। कहते हैं कि नहीं तुम्हारा तो बाउंस किया है, तुमको तो लोन नहीं दिया जाएगा। अब बताइए कि 10 साल के बाद अगर लोन लेना चाहता है, कोई कारोबार करना चाहता है, तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि गारंटी आपको लेनी होगी। आप गारंटर बनिए कि मेरी गारंटी में यह लोन दिया जाएगा। उसके पास ज़मीन है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, रोजी रोजगार है उससे कोई मतलब नहीं है, उसके पास नौकरी है उससे कोई मतलब नहीं है, उसके पास अपना खेती बाड़ी है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। उसको लोन देना है कारोबार करने के लिए, वह व्यक्ति उस कारोबार के लायक है कि नहीं है। इससे सरकारी गारंटी पर पैसे को लोन को दिया जाए। और जो CD रेशियो की बात प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं, जो 2.25 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपया जो दूसरे स्टेटों में जो जा रहा है, यह किसका पैसा है? सोचने वाली बात है। ये हम लोगों का पैसा है और हम लोगों को ही लोन नहीं दे रही है बैंक, तो कहाँ से विकास होगा? कोई व्यक्ति काज करना चाहता है, उसको पैसा ही बैंक से नहीं मिलता, पैसा कहाँ से आएगा? किसी ब्याज पर लेकर के तो कारोबार नहीं कर सकता है, बैंक से लेके ही तो करेगा। तो बैंक तो देना नहीं चाहती है, कहती है कि तुम्हारा तो सिबिल डाउन है, तुम्हारा तो ऐसा है वैसा है, 50 तरह की बातें करती है। और सुनने में आता है कि वही बैंक दूसरे स्टेटों में जाकर के कर्ज देती है। सोचिए, तो कहाँ से बिहार का विकास होगा? न शिक्षा का विकास ठीक ढंग से हो रहा है, न किसी को लोन इत्यादि मिल रहा है बिजनेस कारोबार करने के लिए, न यहाँ पर कोई विशेष कारोबार की व्यवस्था है। तो बिहार का विकास कैसे होगा? और इन सारी चीज़ों को काम करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। अगर अच्छे होते तो देश आज़ादी के 78 वर्ष बाद आज बिहार स्टेट विकास कर गया होता, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी मेहनती और ईमानदार हैं, मेहनती हैं। दूसरे स्टेटों में जाकर के वहाँ के लोगों को हुनर सिखाते हैं कि यह काम कैसे करना है, यह काम कैसे होगा, वह काम कैसे होगा। हर तरह की काम को जानते हैं, हर तरह की कला को जानते हैं। तो ऐसे लोग जो हर चीज़ को जानते हैं बखूबी, और वैसे लोग दूसरे स्टेटों में जाकर के काम करते हैं, उनके यहाँ रोजगार की कमी है तभी ना करते हैं। इसलिए ऐसा ना करें, यहाँ पे रोजगार उत्पन्न करें, यहाँ पर रोजगार उत्पन्न करें। और यहाँ जब रोजगार होगा तभी जाकर के यहाँ पर रोजी रोजगार होगा, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी, तो जाकर के जब पैसा जब ज़्यादा आएगा तब ना व्यक्ति ज़्यादा खर्च करेगा, तो दुकानदारों की आमदनी बढ़ जाएगी, लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी, लोग खर्च करने से नहीं डरेंगे। पैसा होगा तभी ना खर्च करेगा।
पैसा ही नहीं आता है। दूसरे स्टेटों में जाते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करते हैं, 25,000 की नौकरी करते हैं। 6 महीने साल भर के बाद कोई माँ का तबीयत खराब हो गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, कुछ हो गया तो घर आ जाता है, फिर 2 महीना नहीं जाता है। तब तक मालिक दूसरे को रख लेता है, फिर वो बोलता है कि वहाँ पर काम मेरा छूट गया, फिर दूसरे जगह जाता है। ये क्या सिस्टम है काम करने का। और इसी प्रकार उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। फिर वो बूढ़ा हो जाता है, फिर इसके बाद उसका बेटा करता है। यह समस्याएं हैं हम लोगों के साथ में। इन समस्याओं पर मैं यह कहना चाहता हूँ, सरकार से विशेष करके कहना चाहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, मैं देश के, बिहार के, भारत के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप इन समस्याओं पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं। आप लालच वाली बातें क्यों लोगों को बताते हैं। ये सब बातों को छोड़िए, बुनियादी चीज़ों पर काम कीजिए। जब आप असली में हर बात को उठाएंगे तो आपकी बातों को व्यक्ति सुनेगा और करेगा। तो कल का जो चुनाव है, अंतिम दूसरे चरण का जो चुनाव है, इस चरण के चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में रिकॉर्ड मतदान कीजिए, भाग लीजिए और शांतिपूर्वक भाग लीजिए। किसी के साथ कोई द्वेष नहीं हो, प्रेम पूर्वक और अच्छे लोगों का चुनाव कीजिए। जब अच्छे लोग आएंगे तब अच्छा काम होगा, अच्छा बिहार बनेगा। और आने वाले दिनों में हर कोई कहेगा कि वाह वाह बिहार, क्या बिहार है। आप मेरे दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने हित दोस्त मित्रों को शेयर करें और इससे जो अच्छी बातें लगती है उनको आप लें और इसमें जो अच्छी बातें आपको नहीं लगती उसको छोड़ दें। साथियों, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं यह कहूँगा कि अच्छे लोगों का ही चुनाव करें, अच्छे लोगों का चुनाव करके, क्योंकि बिहार में की जो बाहर में जो शिकायत होती है, जो सुनने में आता है, वह थोड़ा सा दुख होता है। इसलिए करके ऐसा ना हो। अब हम लोग सभी, पहले का समय और था, अब समय बदल चुका है। अब हम सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब बिहार को बदलना होगा, बिहार को बदलना होगा और बदलेंगे हम और आप। जय हिंद, जय बिहार।